हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गौरव है। मैं राजस्थान के चूरू ज़िले का निवासी हूँ। मैंने हाल ही में जो IAS 2020 का परिणाम आया है उसमें मैंने 13वां स्थान हासिल किया है। आज मैं इस वीडियो में मेरी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। मेरा ये पहला अटेम्प्ट था, इसलिए मेरी जो ये स्ट्रेटेजी होगी वो फर्स्ट अटेम्प्ट और फ्रेशर स्टूडेंट को ओरिएंटेड होगी। मैंने अपना जो ग्रेजुएशन किया है वो IIT BHU से बीटेक किया है मैंने माइनिंग इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया है सोशियोलॉजी में महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से। और मेरा जो परिवार है उसमें मेरे पिताजी शिक्षक हैं, मेरी जो माताजी हैं वो गृहिणी हैं और एक मेरा छोटा भाई है। तो आज हम जो ये स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं उसको 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे कि प्रीलिम्स के लिए किस तरीके से रणनीति बनाई जाए, जो मेंस है उसको किस तरीके से रणनीति बनाई जाए और जो लास्ट का स्टेज है इंटरव्यू उसकी तैयारी कैसे की जाए। सबसे पहले हम प्रीलिम्स की बात करते हैं। तो प्रीलिम्स में जो कट ऑफ है और दिन ब दिन जो जैसा पेपर आ रहा है उसका नेचर चेंज हो रहा है, तो ये चैलेंजिंग होता जा रहा है कि किस तरीके से उस कट ऑफ को आराम से क्वालिफाई करें। और हमेशा से जो कट ऑफ से 10 या 12 नंबर का आपको मार्जिन बना के रखना चाहिए ताकि किसी भी केस में आपको टेंशन ना हो और जस्ट आप अगले दिन से ही आप प्रिपरेशन के लग जाएं मेंस की। तो प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी के मैं 4 से 5 पॉइंट आपको मुख्य बताना चाहूँगा जिसके ऊपर आप। Welcome to Lukman IAS, the Public Administration Foundation. Live online classes are as effective as offline classes. Study Public Administration optional under the guidance of S. Ansari, the one who has taken this optional to a new height. Since 2011, Lukman IAS students have maintained the records of securing the highest marks in this optional. Go through the course features of Public Administration Foundation for 2021. Live classes are similar to offline classes in terms of the concept building, the interaction and addressing of students' queries, and the dictation of notes. There will be elaborate discussions on concepts, theories, and principles, linking them with contemporary and current developments. In the live classes, notes are properly dictated the way it is done in offline classes. In fact, it is one USP of S. Ansari sir's classes. Optional is like a religion. You have to study it with a discipline and dedication under a guru. Most students get good ranks due to ethics, essay, and optional, for which one does not have a better choice than Lukman IAS. So, contact us today for more information. आपको फोकस करना है। सबसे पहला है प्रैक्टिस वाला, कि आपको बहुत सारे टेस्ट पेपर लगाने हैं। आप बहुत सारे टेस्ट पेपर लगाओगे तो आपको एक जो यूपीएससी के जो क्वेश्चंस है उनका एक पैटर्न समझ में आएगा कि ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। यदि 2 स्टेटमेंट के क्वेश्चन पूछे जाएं तो किस तरीके से सोल्व करने हैं, यदि कोई फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो उसमें किस तरीके से गेस कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको लगातार प्रैक्टिस करने से ही पता चलेंगी। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी है आपको कि आप जैसे कि कोई भी इंस्टीट्यूट का पेपर है उनको लगाइए, लेकिन लास्ट के जो 10 डेज हैं उसमें कोई भी आपको पेपर नहीं लगाना। उसमें केवल यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर्स के जो प्रीलिम्स के पेपर हैं उन्हीं को आपको सोल्व करना है, ताकि लास्ट के 10 दिनों में आप जो यूपीएससी का जो माइंडसेट है उसके हिसाब से अपने आप को उस ढाल लें। तो इसलिए लास्ट के 10 दिनों में केवल प्रीवियस ईयर्स के पेपर लगाने हैं। उससे पहले आप जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनके पेपर लगा सकते हैं। आइडियली मैं सजेस्ट करूँगा 30 से 40 ना प्रैक्टिस पेपर हैं वो हर किसी स्टूडेंट को लगाने चाहिए। जो सेकंड पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि हमारे जितने भी सोर्सेज हैं उनको हमें लिमिटेड रखना है। बेसिक जो स्पेक्ट्रम है, लक्ष्मीकांत है, इकोनॉमी के नोट्स हैं और जो एनसीईआरटीज़ हैं उनके अलावा ज़्यादा नहीं पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए। और दूसरा, हम जो ये रैपिड रिवीजन सीरीज़ है जैसे ला एक्सीलेंस की आरआरपी सीरीज़ चलती है, ओनली आईएएस की जो उड़ान सीरीज़ है, ये दोनों बहुत कॉम्प्रहेंसिव है। इन दोनों में से किसी एक को आप रिवीजन के लिए रख लीजिए ताकि आपने स्टैंडर्ड बुक्स को भी फॉलो कर लिया और कॉम्प्रहेंसिव रिवीजन सीरीज़ को भी फॉलो कर लिया। इससे ज़्यादा अपने मटेरियल को एक्सपेंड मत कीजिए, ये सबसे ज़रूरी है। तीसरा, जो प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी में जो करंट अफेयर का पार्ट आता है उसके लिए, तो करंट अफेयर के लिए आप फॉलो कर सकते हैं ओनली आईएएस को, जो चैनल है उसको डेली फॉलो कर लीजिए। उसको यदि फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आजकल जैसे लेवल अप ये सब, इन्होंने बहुत सारा जो कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस के लिए जो एकदम प्रोग्राम डिज़ाइन किया है करंट अफेयर के लिए, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है यदि आप रेगुलर फॉलो करने वाले नहीं हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप रेगुलर फॉलो कीजिए, रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़िए, आपका करंट अफेयर ऑलरेडी काफ़ी अच्छा हो जाएगा।
जो फोर्थ पार्ट है प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी में जो आपको ध्यान रखना है वो है ड्यूरिंग द एग्जाम। आपको एग्जाम के समय पैनिक नहीं होना है किसी भी तरीके से, क्योंकि आप ये पेपर के बाहर आके देखोगे ना कि क्वेश्चन कैसे सोल्व हो सकता था। तो मुझे जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद यही लगा कि जो एग्जामिनर है वो नॉलेज से ज़्यादा आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करना चाहता है। काफ़ी बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें बिल्कुल भी सिंपल क्वेश्चन होता है और उसमें यदि हम ऑप्शन को यदि बहुत ध्यान से पढ़ ले तो हम उसका आंसर इजीली प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा ना प्रेजेंस ऑफ माइंड जरूर रखना, और उसके लिए है आप प्रैक्टिस करना। आप जैसे 9 to 12 वाला जो 10 से 12 बजे का ये पेपर होता है, तो आप लास्ट के 5-7 दिनों में उसी टाइम पे प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सेट हो जाए कि मैं 10 से 12 आपका दिमाग उसी सेंस में चलने लग जाए। तो जैसे मैंने बताया कि लास्ट के 10 दिनों में यूपीएससी के पुराने पेपर्स आपको करने हैं, तो उसकी टाइमिंग भी सेट कर लीजिए, 10 to 12 कर लीजिए। तो ये जो 3-4 चीज़ों का आप ध्यान रख लोगे तो ओवरऑल आपकी जो स्ट्रेटेजी होगी प्रीलिम्स के लिए वो काफ़ी रोबस्ट होगी, और मुझे पूरा यकीन है कि आप प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर कर लोगे। जो अब मेंस की स्ट्रेटेजी की हम यदि बात करें तो मेंस की स्ट्रेटेजी में 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। पहला आपके खुद के नोट्स बनाना, दूसरा आपको जो एग्जाम के अंदर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो करके एग्जाम के अंदर अच्छा टाइमली पेपर को कंप्लीट करना। तो फर्स्ट जो नोट्स मेकिंग पार्ट है उसके अंदर मैं कहूँगा कि आपने जितने भी टॉपिक्स यूपीएससी के सिलेबस में लिखे हुए हैं उसके एक पेज का नोट्स बनाना है किसी भी तरीके से। हो सकता है कि कुछ टॉपिक इतने बड़े हैं जिनका एक पेज में नोट्स पढ़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसको किसी भी तरीके से पॉइंट्स को काट के या मिनिमम पॉइंट लिख के या छोटे लिख के किसी भी तरीके से एक ही पेज आपको डिजाइन बनाना है, और उससे रिलेटेड कुछ एक दो करंट अफेयर है उनको गूगल पे सर्च करके वहाँ पे साइड में चिट चिपका लीजिए। जैसे आपने एक टॉपिक का एग्जाम्पल बताता हूँ, एनजीओ के बारे में सारा बेसिक आप लिख लीजिए कि ना ये एनजीओ की फॉर्मेशन क्यों होती है, क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, टाइप्स क्या हैं, फीचर्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है, एडवांटेज क्या है, हिस्ट्री क्या है, इंडिया में कौन कौन सी एनजीओज हैं, कौन से सेक्टर में कौन सी एनजीओ काम कर रही हैं, किस तरीके से ये जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो मतलब उनका नेचर क्या होता है, किस तरीके से उन्होंने हेल्प की है, ये आने वाले टाइम में कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये सारी डायमेंशन से आपने बेसिक तैयार कर लिया। उसके बाद आप जाइए गूगल पे और सर्च कीजिए एनजीओ द हिंदू, एनजीओ द इंडियन एक्सप्रेस, एनजीओ करंट अफेयर, एनजीओ द विजन आईएएस, इस तरीके से कुछ भी सर्च कीजिए तो आपको एनजीओ से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर मिल जाएगा। जैसे एफसीआरए एक्ट में कुछ आया था, बदलाव हुआ था एनजीओ से रिलेटेड, एनजीओ को डोनेशन देने के लिए इसात हुसैन कमेटी बैठी थी। तो इस तरीके से जो करंट अफेयर का जो पार्ट है उसको आप 1, 2, 3 पॉइंट आपके हर टॉपिक से रिलेटेड आपको करंट अफेयर होना चाहिए, और वो चीट आप उसको साइड में चिपका लीजिए। तो ये जो नोट्स मेकिंग की प्रोसेस है इसमें आप जो प्रीवियस ईयर्स के टॉपर्स के नोट्स हैं उनकी भी हेल्प ले सकते हो। तो बहुत सारे टॉपर्स के नोट्स मार्केट में मिल रहे हैं, तो आप जाइए वो नोट्स पिकअप कर लीजिए। उसके बाद जो करंट अफेयर वाला पार्ट है वो आपको खुद को करना पड़ेगा, या तो आप जहाँ से रेगुलर जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ से देखिए, कुछ भी करंट अफेयर आए उसको वहाँ पर लिख लीजिए। तो ये नोट्स मेकिंग आपको करनी पड़ेगी, और ये आपको पर्सनलाइज्ड करनी पड़ेगी। किसी दूसरे के टॉपर के नोट्स या अपने साथी के नोट्स साथ में आप उसको इतना अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ पे हमें नोट्स मेकिंग पे ज़रूर ध्यान देना है। तो इसमें स्पेशली जो नोट्स मेकिंग वाले कुछ टॉपिक्स हैं जिनका मैं बताना चाहूँगा। जो ज़्यादातर टॉपिक्स हैं हमारे जो प्रीलिम्स में कवर हो जाते हैं और बेसिक सब्जेक्ट्स में कवर हो जाते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, आरपीए एक्ट है, कुछ इंटरनेशनल रिलेशन से टॉपिक है, कुछ इकोनॉमिक्स वाले टॉपिक्स हैं, वो कवर नहीं होते हैं मतलब हमारी फाउंडेशनल बुक्स में, तो उनके तो स्पेशली आपके नोट्स होने चाहिए। और इथिक्स का जो नोट्स मेकिंग है उसके अंदर आपको जो डेफिनेशन पार्ट, करंट एग्जाम्पल, आपकी खुद की लाइफ के एग्जाम्पल, किसी पर्सनैलिटी के एग्जाम्पल, तो वो एक साथ एक लिस्ट बनानी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि हम इंटीग्रिटी का लें तो इंटीग्रिटी की आप डेफिनेशन अच्छी सी याद कीजिए, एक डेफिनेशन, एक प्रैक्टिकल डेफिनेशन याद कीजिए उसकी, दूसरा कि उसका एक एग्जांपल की किस लीडर ने कोई इंपॉर्टेंट इंटीग्रिटी का एग्जांपल दिया हो, उसके बाद उसके ऊपर कोई कोट हो तो वो याद कर लीजिए आप। पर्सनल लाइफ में आपने इंटीग्रिटी कहाँ दिखाई है वो देख लीजिए, कुछ करंट अफेयर का एग्जाम्पल आपको याद हो तो वो लिख लीजिए। फिर जो इंटीग्रिटी की वैल्यू है उसकी ऑनेस्टी के मतलब दूसरी अदर वैल्यूज के साथ क्या रिलेशन है, ऑनेस्टी वगैरह के साथ, तो उसको आप ना मतलब कि लिख लीजिए। प्रोबिटी के साथ क्या है, फिर इंटीग्रिटी को किस कमिटी वगैरह ने बताया है उसके ऊपर लिख लीजिए, फिर इसकी फिलोसॉफिकल बेसिस क्या है। तो इस तरीके से आप एक ही पेज पे एक वैल्यू का अच्छा सा नोट्स बना लीजिए, ताकि जब भी इंटीग्रिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा मेंस में तो आपको उस पेज के ऊपर ही अपना ध्यान रखना है कि इस पेज में मैंने क्या लिखा था और अब जो मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है इनसे मुझे आंसर राइटिंग कैसे करनी है। तो इसके ऊपर हमारा पूरा फोकस रहना चाहिए।
अब जो सेकंड पार्ट है मेंस में, वो है आपका आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी 3 घंटे के अंदर जो 4000 से ज़्यादा वर्ड लिखने हैं आपको, और इवन ये मतलब 5000 वर्ड तक भी लिखने पड़ सकते हैं। जैसे ऑप्शनल का है तो उसमें बहुत सारे मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपको वर्ड लिमिट क्रॉस भी करनी पड़ती है। तो आप अपनी उस प्रैक्टिस कीजिए। उस प्रैक्टिस के लिए मैं सजेस्ट करूँगा आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि ज़्यादातर हम क्या देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो वीकेंड पे जाके टेस्ट दे के आते हैं, उसके कंपैरिजन में मैं ये मेथड को ज़्यादा सूटेबल मानता हूँ कि आप हर दिन 4 से 5 क्वेश्चन डेली लिखिए, ताकि आपके जो पूरे 5 दिन भी लिखोगे तो आप 25 से 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे। ये एक ज़्यादा बढ़िया प्रैक्टिस है रेदर देन आप संडे को जाके एक साथ 20 क्वेश्चन लिख के आ रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि आप, और ये जो 4-5 क्वेश्चन डेली लिखेंगे तो उसमें जो आपकी कमियां हैं वो उसी टाइम पे आपको पता चल जाएंगी और उनका सुधार इंस्टेंटली हो जाएगा। तो मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में यही सजेस्ट करूंगा आपकी डेली 4 से 5 क्वेश्चन डेली लिखिए, और जो प्रीलिम्स और मेंस का टाइम है उसके बीच में यदि आपने 90 डेज में से यदि 70 दिन भी लिख लिया तो आपकी 300-350 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे, तो ऑलमोस्ट आप हर प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाओगे। मेरा ऑप्शनल जैसे एंथ्रोपोलॉजी था, एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड एक डिटेल डिस्कशन हमने अलग वीडियो में किया है। फिर भी जो मेन स्ट्रेटेजी है जिसमें मैंने जो बेसिक जो नोट्स फॉलो किए थे, करणदीप सर के नोट्स फॉलो किए थे, उसमें जो रामनिवास सर है उनके नोट्स से मैंने उनको वैल्यू ऐड किया था, और जो बेसिक बुक्स और करंट अफेयर से मैंने वैल्यू ऐड किया था। और आंसर राइटिंग के लिए मैं डेली आंसर राइटिंग की जगह वीकली टेस्ट को प्रीफर करता था एंथ्रोपोलॉजी में, क्योंकि ये एक रेदर स्टैटिक टॉपिक था और इसमें ज़्यादातर आपको आंसर्स में कुछ ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करना होता था, इसलिए इसमें मैं वीकली टेस्ट सीरीज का जो प्रोग्राम है उसको फॉलो करता था। अब जो तीसरा और लास्ट स्टेज है इंटरव्यू प्रिपरेशन की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको किस तरीके से तैयारी करनी है उसको मैं बताऊंगा। इसमें आप जो पूरा सिलेबस है उसको एक फ्लो चार्ट में डिवाइड कर लीजिए कि आपसे रिलेटेड, डेप्थ से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। दूसरा, आपसे रिलेटेड कोई करंट अफेयर है वो उस पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। करंट अफेयर्स के अलावा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसके अलावा कुछ पर्सन न्यूज़ रहे हैं उनसे रिलेटेड, या यूपीएससी के जो मेंबर्स हैं उनके बैकग्राउंड से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब जो आपका डेफ रिलेटेड है उसको भी आप डिवाइड कर लीजिए, आप कौन कौन सी जगह रहे हैं, उन जिलों का, उन स्टेट का आपस में। फिर उसको सब्जेक्ट वाइज पूरा, जैसे अपना ऑप्शनल का और जो ये अपना सब्जेक्ट होता है जीएस मेंस का, उसी हिसाब से चलिए। जैसे कि मेरा प्लेस, नेटिव प्लेस चूरू है, तो चूरू में सबसे पहले मैं देखूंगा कि किस तरीके से आर्ट एंड कल्चर यहाँ डेवलप हुआ, फिर यहाँ हिस्ट्री कैसी है, यहाँ की जियोग्राफी कैसी है, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, यहाँ पे पीआरआई पंचायती राज सिस्टम कैसा है, यहाँ पे कलेक्टर साहब कौन है, यहाँ पे जो एसपी कौन है। इस तरीके से मैं मतलब एकदम पूरा जो सिलेबस में दिया हुआ है वो उसी सिलेबस को चूरू के लिए पूरा तैयार कर लूँगा। उसी तरीके से यदि मैं जयपुर रहा हुआ हूँ तो जयपुर के रिलेटेड, मैं बनारस में हूँ तो मैं बनारस से रिलेटेड सारी चीज़ें वो कवर करनी है। उसके बाद आप उस जगह से ऊपर आके, जैसे कि आपका जो नेटिव स्टेट है उसकी तैयारी करनी है। अब जो आपका नेटिव स्टेट है उसकी क्या तैयारी करेंगे, सबसे पहले कौन से करंट अफेयर में इश्यूज चल रहे हैं उसको देखिए। फिर जैसे उस यदि स्टेट को कोई आउटसाइडर देखेगा तो कौन सी नज़र से देखेगा, जैसे यदि राजस्थान को देखेगा तो यहाँ के कल्चर की नज़र से देखेगा, यहाँ के टूरिज्म की नज़र से देखेगा, यहाँ पे जो वाटर स्केर्सिटी है उसकी वजह से देखेगा, यहाँ के थार डेजर्ट की वजह से देखेगा। तो किसी भी जो मतलब कि सीनियर आदमी है उनसे पूछिए कि आप राजस्थान को किस नज़र से देखते हैं, तो जो 5, 7, 10 पॉइंट मिले उनकी भी आपको तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद जो वहाँ का जो 4 या 5 बेसिक जो एस्पेक्ट होते हैं, जैसे सोशल एस्पेक्ट है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, इकोनॉमिकल है, ज्योग्राफिकल है, हिस्टोरिकल है, कल्चर का पार्ट है, इन सबको आप एक साथ तैयार कर लीजिए। तो ये आपका बेसिक डेफ के अंदर आप जहाँ जहाँ रहे हो उस जगह का एक पार्ट तैयार हो जाएगा। अब डेफ के अंदर जो दूसरा पार्ट तैयार करना है वो आपके हॉबी और इंटरेस्ट का है, और हॉबी और इंटरेस्ट के साथ मैं जो तीसरा पार्ट कनेक्ट करता हूँ कि डेफ के अंदर यदि आपने कुछ भी लिखा है तो वो आपका हॉबी जैसा ही माना जाएगा। जैसे यदि आपने लिखा है कि मैं किसी कल्चरल इवेंट का कोऑर्डिनेटर था, तो कोऑर्डिनेटर कितने प्रकार के होते हैं, आपने कैसे कोऑर्डिनेट किया, आपने क्या गलती की, आपने क्या अच्छा किया, आपका वो एक्सपीरियंस कैसे काम आ सकता है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को डिजाइन कीजिए कि कोऑर्डिनेशन। दूसरे, आपने फेस्ट देखे क्या, आपने कौन सा कोऑर्डिनेटर आपका फेवरेट है, आपने बड़े बड़े कौन से फेस्ट देखे हैं, उनके कोऑर्डिनेटर क्या अलग करते हैं, आपने कैसे किया। इस तरीके से जितने भी पॉसिबल नंबर ऑफ क्वेश्चन डेफ के किसी भी वर्ड से बन सकते हैं तो उनके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। तो ये आपका हॉबी और जो अदर रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उनसे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ये डेफ का सेकंड पार्ट है। डेफ का जो थर्ड पार्ट है उसमें आपके सब्जेक्ट्स हैं
कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं। जैसे मैंने यदि ग्रेजुएशन माइनिंग इंजीनियरिंग में किया था तो मेरा एक सब्जेक्ट माइनिंग था, दूसरा मेरा सब्जेक्ट जो मेरा एमए के अंदर सोशियोलॉजी था तो दूसरा सब्जेक्ट सोशियोलॉजी था, तीसरा सब्जेक्ट मेरा ऑप्शनल था एंथ्रोपोलॉजी, तो एंथ्रोपोलॉजी मेरा सब्जेक्ट था। चौथा कि एक जनरली यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है, मेंबर्स क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो एक फेवरेट सब्जेक्ट कोई भी तैयार करना। तो इस तरीके से आप अपना डेफ देखिए, उसमें पॉसिबल नंबर ऑफ जितने भी सब्जेक्ट हो सकते हैं उनकी एक लिस्ट तैयार कर लीजिए। फिर उन लिस्ट से आप देखिए कि प्रीवियस ईयर्स के जो आपके मॉक इंटरव्यूज हैं या फिर यूपीएससी के रियल इंटरव्यूज हैं उनमें जैसे सोशियोलॉजी से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको 30-40 क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए, एंथ्रो से रिलेटेड क्या पूछे गए हैं उनको नोट कर लीजिए, माइनिंग से रिलेटेड क्या पूछे गए हैं उनको नोट कर लीजिए, या फिर आपका जैसे फेवरेट सब्जेक्ट मैंने सोच रखा था कि यदि मुझसे पूछेंगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बताया जाएगा, तो साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस तरीके से आप एक कॉम्प्रहेंसिव तैयारी कर पाएंगे सभी के ऊपर, और इस तरीके से आपका डेफ तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो करंट इवेंट में इश्यूज है उनको तैयार कीजिए। उसमें स्पेशली मैं बताऊंगा लास्ट के 5 या 7 दिनों का जो न्यूज़पेपर है उसको अच्छे से पढ़िए, एकदम अच्छे से। मेरे से जो रियल इंटरव्यू में 2 या 3 ऐसी न्यूज़ पूछी गई थी जो उसी दिन के न्यूज़पेपर में थी, और सभी न्यूज़पेपर पढ़ने हैं। लास्ट जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन आपको जो 5 या 7 जो न्यूज़पेपर हैं जो यूपीएससी के अंदर आते हैं उन सभी को पढ़ना है, क्योंकि किसी से भी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन उठा के वो पूछ सकते हैं। तो ये करंट अफेयर का पार्ट आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो अप्रिशिएट करता है कि आप जो करंट जो डे टू डे लाइफ में जो हैपनिंग हो रही है उनके साथ आप कनेक्टेड हो। तीसरा जो पार्ट है वो है कंट्रोवर्शियल टॉपिक से रिलेटेड, जैसे कि मतलब कि जो हमारा रिजर्वेशन से रिलेटेड पॉलिसी है, फिर कश्मीर से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, या फिर फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। वहाँ पे हमें काफ़ी डिप्लोमेटिक आंसर देने पड़ते हैं, काफ़ी एकदम मिडल पाथ अपनाना पड़ता है। तो इसलिए मैं इन जो टॉपिक्स हैं इनको आप डिटेल डिस्कशन कीजिए, जो अपना ग्रुप बनाइए उसमें डिटेल डिस्कशन कीजिए। आपको आर्गूमेंट काउंटर आर्गूमेंट सभी के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं बोले जो ऑफेंडिंग हो। तो इस चीज़ पे आपको ज़रूर ध्यान देना है। तो ये कॉम्प्रहेंसिव हम ये तैयारी कर सकते हैं इंटरव्यू की, जो 3 पार्ट में मैंने आपको बताया। इसके बाद जब आपकी ये तैयारी हो जाए तो आपको लगातार बहुत सारे मॉक देने। ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देके मैं अपनी गलतियों को खुद से लिखूँ, और मैं उन गलतियों को किस तरीके से दूर कर रहा हूँ वो उसमें डिटेल में खुद से लिखता था। जैसे कि मैंने पहली बार में देखा कि मैं काफ़ी तेज़ बोलता हूँ, ये मेरी गलती है, तो मैं फिर आगे की वीडियो में देखता था कि क्या मैं उसी लाइन को बोलने में यदि मैंने 5 सेकंड इंक्रीज किए हैं या नहीं किए। यदि मैं बात करते समय ज़्यादा ही मतलब कि सिर को हिला रहा हूँ तो ये एक कमी है, तो मैं उसको लिख लेता था कि किस तरीके से इंटरव्यू के अंदर कि इसको मिनिमाइज किया जाए। तो मैं लगातार जब 15-20 जो मॉक की प्रैक्टिस के बाद मुझे ये एहसास हो जाता था कि मेरी जो गलतियाँ हैं वो 90% तक रिड्यूस हो चुकी हैं। तो इस तरीके से आप भी कीजिए। यदि आप मॉक इंटरव्यू नहीं देते हैं तो आप घर पे सामने जो शीशे के सामने ये प्रैक्टिस कर सकते हो, या कैमरे में रिकॉर्ड कर सकते हो, ताकि आपको जो अपनी गलतियाँ हैं उनका पता चल जाए और वो आप नेक्स्ट टाइम में उसको रिड्यूस कर सके। जो अब फाइनल में जो हमने पूरी स्ट्रेटेजी डिस्कस कर ली प्री मेंस और इंटरव्यू की, अब जो हम डिस्कस करते हैं कि क्या 3-4 चीज़ें हैं जिनका हर स्टूडेंट को ध्यान रखना चाहिए। पहला है कि लगातार आपको मोटिवेशन बना के रखना है। आप ऐसा नहीं कि निराशा में पढ़ रहे हो, डिप्रेशन में आके नेगेटिव थॉट के साथ पढ़ रहे हो, नहीं। आप एक अच्छा सा सपना सोचिए कि मुझे यूपीएससी में टॉप मारना है, और फिर पूरी जो आपकी एनर्जी है, जुनून है, उसमें लगा दीजिए और एकदम अच्छे से तैयारी कीजिए। पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगा। दूसरी, आपको अब स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। हार्ड वर्क का टाइम गया। अब यदि आप दूसरों से स्मार्ट वर्क नहीं करोगे तो आप पिछड़ जाओगे। इसलिए आप जो नई टेक्नोलॉजी है जिसमें इन्फोग्राफिक्स जैसे नोट्स आ रखे हैं, माइंड मैप्स आ रखे हैं, तो इसका यूज़ कीजिए। टेक्नोलॉजी का आपको अब पढ़ाई में यूज़ करना पड़ेगा, आप उसको आप छोड़ नहीं सकते। तीसरी, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आप कंसिस्टेंट रहिए, और आपको लंबा टाइम लग सकता है कि पता चले कि फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो निराश नहीं होना बिल्कुल भी। आप अपने अंदर वो कंसिस्टेंसी बना के रखिए कि जब तक यूपीएससी नहीं निकलेगा तब मैं इसकी तैयारी करता रहूँगा। तो ये 3-4 चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट हमारा आ सकता है। तो मेरे जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा।